हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे। आज का जो नया टॉपिक है हमारा वो सेलों का संयोजन। तो आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं सेलों का संयोजन। तो सेलों का संयोजन हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ेंगे और दूसरा समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। जैसा कि हमने संधारित्र में देखा था, प्रतिरोध में देखा था, संधारित्रों का संयोजन पढ़ा, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा, श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन, उसी प्रकार से हम आज पढ़ेंगे सेलों का संयोजन। ठीक है। तो ये संयोजन भी दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखिएगा, चित्र आपके सामने है, ये सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, इसको देखिएगा। इसमें क्या है, मैंने दो सेल लिए हैं। ठीक है। वैसे तो अगर बात करें श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, तो आपको खाली ये ध्यान रखना है कि जो सेल होते हैं ना, सेल जो जैसे कि ये सेल, पहला सेल है, देखिएगा। तो पहले सेल का ऋण टर्मिनल दूसरे सेल के धन टर्मिनल से, और दूसरे सेल का ऋण टर्मिनल तीसरे सेल के धन टर्मिनल से जुड़ा रहता है। इसी प्रकार से आगे क्रम चलता रहता है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ये सेल एक सीरीज में लगे होते हैं सारे के सारे। ठीक है ना, मतलब ये सीरीज का मतलब एक सेल का ऋण टर्मिनल दूसरे सेल के धन टर्मिनल से, और दूसरे सेल का ऋण टर्मिनल तीसरे सेल के धन टर्मिनल से। इसी प्रकार से आगे ये क्रम चलता रहता है। ठीक है। और यहाँ पर मैंने वैसे दो ही सेल लिए हैं। एक तो सेल E1 लिया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है, और दूसरा सेल E2 जिसका आंतरिक प्रतिरोध R2 है। मतलब दो सेल लिए हैं। पहले का विद्युत वाहक बल E1 है और आंतरिक प्रतिरोध R1 है। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, E2 है, और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R2। ये दोनों के दोनों सेल कैसे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और प्रतिरोध R के साथ जुड़े हैं। भाई ये प्रतिरोध R के साथ ये दोनों सेल जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो देखिएगा, इन दोनों सेलों से जो प्रवाहित धारा है, जैसे कि इन दोनों सेलों से E1 और E2 दोनों सेलों से जो प्रवाहित धारा है वो कितनी है, I है। ये आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अर्थात कहने का मतलब यही है कि एक ही शाखा से धारा आएगी। शाखा भी एक है तो धारा भी एक ही होगी। तो यहाँ पर शाखा एक ही है, ब्रांच एक ही है। एक ही ब्रांच पर, एक ही शाखा पर दो विद्युत वाहक बल के दो सेल लगे हुए हैं। ठीक है, दो सेल लगे हुए हैं और दोनों से सेम करंट आएगी, और जो कि कितनी आएगी, I करंट। देखिए मैंने इसमें शो नहीं किया, देखो ये रहा, इस प्रकार से ये करंट I आएगी। ठीक है, ये करंट I आएगी, और I, ये करंट I इसमें से जाएगी, प्रतिरोध R में से जाएगी। ठीक है। तो प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, जब ये करंट I इस प्रतिरोध R में से फ्लो होगी तो विभवांतर क्या होगा, V बराबर IR लिखेंगे हम इसको। तो देखिएगा जो भी लैंग्वेज मैंने एक्सप्लेन की है वो यहाँ पर लिखी हुई है, वो आप देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। अब आगे देखिएगा। हाँ देखिएगा, मैंने बोला कि प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर होता है V बराबर IR। ठीक है। और यही विभवांतर कहाँ होगा, ये R के सिरों के मध्य विभवांतर। इसका मतलब यही तो है, ये पोटेंशियल डिफरेंस यही तो है, इसका मतलब यही तो है, V बराबर IR। और ये V A व B के मध्य विभवांतर के तो बराबर होगा, बिंदु A व बिंदु B के मध्य विभवांतर के बराबर होगा। बिंदु A और बिंदु B के मध्य विभवांतर के बराबर होगा। और ये विभवांतर क्या होगा, दोनों सेलों के टर्मिनल वोल्टताओं के योग के बराबर होगा। ये विभवांतर क्या होगा, दोनों सेलों के टर्मिनल वोल्टताओं के योग के बराबर होगा। तो ये देखिएगा, यहाँ पर दो सेल हैं हमारे पास, E1 E2, इसके बारे में बातचीत कर ली हमने। तो टर्मिनल वोल्टता क्या होगी, तो पहले सेल की जो टर्मिनल वोल्टता है वो क्या है, हमारे पास टर्मिनल वोल्टता V1 होगी, और दूसरे सेल की जो टर्मिनल वोल्टता है वो क्या होगी, V2 होगी। ठीक है भाई, ये हमने पढ़ रखा है ना टर्मिनल वोल्टता के बारे में। तो देखिएगा, पहले सेल की टर्मिनल वोल्टता V1 है और दूसरे सेल की टर्मिनल वोल्टता V2 है। ठीक है। तो बिंदु A व B के मध्य विभवांतर V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा। ठीक है। तो देखिएगा, मैंने लिखा है यहाँ पर, आप देखिएगा स्पष्ट शब्दों में है, V बराबर V1 प्लस V2। V1 हमारे पास E1 माइनस I R1 है। इसके बारे में आप जानते हो, सेल की जो टर्मिनल वोल्टता होती है, जो आपने पढ़ रखी है कि V बराबर E माइनस I इंटू R होता है। तो E यहाँ पर पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1, और R यहाँ पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्योंकि टर्मिनल वोल्टता V1 चाहिए तो E1 माइनस I R1, ये स्मॉल में लिखा है। ठीक है ना भाई, ये स्मॉल या कैपिटल कैसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना, आपकी मर्जी है। तो V2 बराबर क्या लिखोगे, यहाँ से E2 माइनस I R2 लिखोगे, E2 माइनस I R2 लिखोगे। अब V का मान बताइए आपको क्या होता है, जैसे फ्रॉम 1 से बोल दिया मैंने, तो IR लिख दिया। अब यहाँ IR, ये भी I की टर्म है और ये I की टर्म है ही, तो इस I की टर्म को मैं इस तरफ लेके आता हूँ, लेफ्ट साइड है ना, तो लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा।
और जैसे ये प्लस का होगा तो ये आई आर, और इसमें क्या कॉमन है, आई इंटू आर वन प्लस आई इंटू आर वन प्लस आर टू में कॉमन क्या है, आई कॉमन है, तो आई जैसे कि मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो आर प्लस आर वन प्लस आर टू ये हो जाएगा, इधर से तो आर हो जाएगा और इधर से आर वन प्लस आर टू हो जाएगी, क्योंकि इधर आएगी ना ये प्लस की बन जाएगी। तो आई इंटू आर प्लस आर वन प्लस आर टू इक्वल्स टू ई वन प्लस ई टू, इस प्रकार से लिख देंगे इसको, ठीक है। ई वन प्लस ई टू हमें क्या निकालनी है, सेलों से परिपथ में प्रवाहित धारा निकालनी है। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से इसमें ये जो है ना ब्रैकेट वाली जो वैल्यू इसका इसमें डिवाइड कर देंगे, तो देखिएगा क्या आएगा, सेलों से जो प्रवाहित धारा आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास, आई बराबर, यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप, देखिएगा भाई। अब इसमें ये हमने धारा निकाल ली, सेलों से प्रवाहित धारा आई बराबर ई वन प्लस ई टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, आर प्लस ये कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध है प्लस स्मॉल आर वन प्लस स्मॉल आर टू, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा ई वन प्लस ई टू को तो हम लिख देंगे यहाँ ई क्यू, इसका मतलब दोनों सेलों का जो तुल्य विद्युत वाहक बल है वो क्या है, ई वन प्लस ई टू है, ठीक है। इसी प्रकार से तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आर ई क्यू को क्या लिखेंगे, आर ई क्यू बराबर क्या लिखेंगे, आर वन प्लस आर टू, ये तुल्य आंतरिक प्रतिरोध है आर ई क्यू, ठीक है, आर वन प्लस आर टू। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, जैसे ई वन प्लस ई टू की जगह मैंने लिख दिया इक्विवेलेंट अपॉन आर वन प्लस आर टू की जगह मैंने लिख दिया आर ई क्यू। तो इस प्रकार से इक्वेशन 3 आ गया, ठीक है। ये क्या होगा, श्रेणी क्रम में सेलों से परिपथ आर में प्रवाहित धारा या प्रतिरोध आर में प्रवाहित धारा बोल सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सेलों से प्रवाहित धारा, ये जो सेल दो सेल लगे हैं ना, उन दोनों सेलों से प्रतिरोध आर में प्रवाहित धारा ये है, आई बराबर ई क्यू अपॉन आर प्लस आर ई क्यू, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिएगा कुछ स्पेशल केसेस भी देखेंगे इसके अंदर। इससे पहले देखिएगा, यदि हमारे पास अगर n सेल है, सेल कितने हमारे पास n, और वो सारे के सारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनमें प्रत्येक का जो विद्युत वाहक बल है वो E है, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल, जितने भी सेल लगे हैं उन सभी सेलों का जो विद्युत वाहक बल है वो E है, तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r, प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तो तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा भाई, E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एन ई, मतलब एक सेल का विद्युत वाहक बल E है तो n सेलों का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा ना, तो E इक्विवेलेंट हो जाएगा इक्वल्स टू एन ई, ठीक है। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है तो n है हमारे पास सेल, यानी n सेल है तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आर ई क्यू बराबर एन आर हो जाएगा। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, आर डैश लिख दिया मैंने इसको, आर तो बाह्य प्रतिरोध होता है, ये सेलों का प्रतिरोध है, एन सेलों का प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध आर डैश इक्वल्स टू आर प्लस एन आर हो जाएगा, एन स्मॉल आर। अतः परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी भाई, परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, जब n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा है वो कितनी होगी, I बराबर एन ई अपॉन आर प्लस, देखिएगा एन ई अपॉन कैपिटल R प्लस एन स्मॉल r, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए इक्वेशन का, ठीक है ना। यदि n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा ये होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मान रख दिए भाई आर ई क्यू और एन ई क्यू, ये मान रख दिए इस इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है ना, तब आई है ये वैल्यू, ठीक है, तब आई इक्वेशन ये इस प्रकार से 4 आया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ स्पेशल केसेस हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, देखिएगा किस प्रकार से हैं। तो पहला जो केस होगा हमारा, यदि बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है, देखिएगा यदि बैटरी का मतलब सेलों से मिलकर ही तो बैटरी बनती है, तो यहाँ पर बहुत सारे सेल लगा रखे हैं, जैसे कि n सेल लगा रखे हैं और n सेलों से मिलकर एक बैटरी बनी है, और उस बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो nr है, बैटरी का आंतरिक जो प्रतिरोध है वो nr है, वो बाह्य प्रतिरोध r की तुलना में क्या है, नगण्य है। अगर बैटरी का जो प्रतिरोध है उसको हम नगण्य कर देते हैं, बैटरी के प्रतिरोध को बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य कर दें, तो उस केस में I बराबर हमारे पास एन ई अपॉन कैपिटल R मिलेगा, ठीक है। ये कैसे मिलेगा, क्योंकि इसमें देखो ये NR हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि बाह्य जो प्रतिरोध है ना, ये बाह्य प्रतिरोध ये आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में क्या होता है, बहुत अधिक होता है, इसीलिए इस बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध को हम नगण्य मान सकते हैं। तो नगण्य करने पर क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा, नगण्य मतलब बहुत ही कम है, जीरो का मतलब हटा सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं, ये प्लस के साथ में इसको हटा सकते हैं। तो जैसे हटाएंगे तो इस प्रकार से हमारे पास ये आएगा I बराबर एन ई अपॉन आर। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेल में जो प्रवाहित धारा है वो कितनी होती है, E अपॉन आर होता है,
तो यहाँ पर एक सेल में प्रवाहित धारा E/R होता है, तो n सेलों में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, n गुणी हो जाएगी। n सेलों में जो प्रवाहित धारा मिलेगी वो कितनी मिलेगी हमें, n गुणी हो जाएगी। एक सेल से प्राप्त धारा की n गुणी धारा प्राप्त होगी। अगर आपने n सेल श्रेणी क्रम में लगा रखे हैं और उन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध R की तुलना में नगण्य है, तो उस केस में एक सेल से प्रवाहित धारा की n गुणी धारा प्राप्त होगी। यानी एक सेल से जो प्राप्त धारा है उसकी n गुणी धारा प्राप्त होगी। तो इसका मतलब हमारे पास धारा की स्ट्रॉन्ग यानी धारा की प्रबलता मिलेगी। यहाँ पर परिपथ में धारा की प्रबलता, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। ये श्रेणी क्रम संयोजन में ही ऐसा होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में भी कब होगा, जब बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ही कम है, नगण्य है। तो उस केस में ऐसा संभव है, उस केस में ही हमें धारा की प्रबलता यानी स्ट्रॉन्ग ऑफ करंट, तो करंट यानी प्रबल धारा मिलेगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा, अर्थात परिपथ में धारा एक सेल से प्राप्त धारा की अपेक्षा n गुणी अधिक होती है। दिखा ना, n गुणी अधिक होती है। एक सेल से प्राप्त धारा की अपेक्षा n गुणी अधिक होती है। बाह्य प्रतिरोध के सापेक्ष आंतरिक प्रतिरोध कम होने पर सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। सेलों को किस में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में। जब बाह्य प्रतिरोध के सापेक्ष अगर आंतरिक प्रतिरोध कम हो तो उस केस में हम कैसे जोड़ेंगे, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। यदि बाह्य प्रतिरोध R है वो NR यानी बैटरी के प्रतिरोध की अपेक्षा नगण्य हो। अगर दूसरे केस की बात करें तो बैटरी का जो प्रतिरोध है NR, बैटरी का जो प्रतिरोध NR है वो बाह्य प्रतिरोध R से क्या है, बहुत अधिक है। बाह्य प्रतिरोध R से अगर बहुत अधिक है, इसका मतलब इस R को, बाह्य प्रतिरोध R को नगण्य कर सकते हैं। तो जैसे ये R नगण्य होगा, ये R को यहाँ से रिमूव करेंगे, हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमारे, इसको हटा देंगे तो इस प्रकार से ये वैल्यू ऐसे मिलेगी, I बराबर NE/NR। तो n से n यहाँ कट जाएगा तो E/R। तो इसका मतलब कोई फायदा नहीं है। अगर n सेलों को आपने श्रेणी क्रम में जोड़ा है, n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है और सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध की अपेक्षा बहुत अधिक है, तो उस केस में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि एक सेल से प्राप्त धारा n सेलों से प्राप्त धारा के तुल्य है। अरे क्या फायदा, अगर आपने n सेल लगा रखे हैं और n सेल से जो धारा मिल रही है वही धारा एक सेल से मिल रही है, तो फिर आप n सेल क्यों लगा रहे हो, नहीं लगाना चाहिए ना। तो एक सेल से मिलने वाली जो धारा वो n सेलों से प्राप्त धारा के बराबर होती है, तो उस केस में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही स्पष्ट किया गया है कि अगर बैटरी का बाह्य प्रतिरोध अगर बहुत कम हो जाए ना, आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा बहुत कम हो जाए आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा, तो उस केस में हम इस कैपिटल R को हटा देते हैं। यहाँ से हटाने के बाद ये इस केस ऐसा बनेगी, ये करंट ऐसे आएगी, I बराबर E/R, जो कि एक सेल से प्राप्त धारा के तुल्य होती है, एक सेल से प्राप्त धारा के तुल्य होती है। तो ऐसे केस में सेलों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। वो कौन से केस में जोड़ना चाहिए, पहले केस में, पहला केस क्या था, बैटरी का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा बहुत अधिक हो बाह्य प्रतिरोध, ठीक है ना, आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा, यानी आंतरिक प्रतिरोध को हम नगण्य भी मान दें वहाँ पर, ठीक है ना। तो उस केस में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से फायदा होता है, क्योंकि वहाँ पर जो धारा होती है वो एक सेल से प्राप्त धारा की n गुणी प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो वहाँ धारा की प्रबलता प्राप्त होती है, यानी स्ट्रॉन्ग ऑफ करंट, ठीक है ना, प्रबल धारा मिलती है। तो अब देखिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये तो हो गया सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन था भाई, ये ठीक है, ये बात समझ में आई, ये टॉपिक बहुत आसान है। अब देखिएगा हम समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। अब ये हो गया ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई नहीं दिखा वो बता देना, ये देखो यहाँ तक हो गया है ना। अब देखिएगा आगे, देखिएगा भाई, अब हम बात करेंगे समांतर क्रम संयोजन पे। देखिएगा इसमें दो सेल हैं हमारे पास, दो हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी, जितने भी हैं, ये तो कन्वीनियंस के लिए लिया है, थोड़ा सुविधा है ना, आसान कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए, इसी वजह से इसमें दो ही सेल लिए हैं, ठीक है। तो देखिएगा अगर सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं तो समांतर क्रम संयोजन होता क्या है, इस संयोजन में जो सेल होते हैं, जितने भी सेल हैं, उन सेलों के जो टर्मिनल होते हैं, देखिएगा जो भी टर्मिनल होते हैं, देखिए इसमें टर्मिनल दिख रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, तो समान ध्रुवता वाले जो टर्मिनल है ना वो एक ही बिंदु से जुड़े होते हैं। समान ध्रुवता वाले जो टर्मिनल एक ही बिंदु से जुड़े होते हैं, मतलब इसमें क्या होता है कि जो समान ध्रुवता है, यानी पॉजिटिव एक पॉइंट से, नेगेटिव एक पॉइंट से, यानी समान ध्रुवता वाले टर्मिनल एक ही पॉइंट से जुड़े होते हैं, ऐसे संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। इसमें हमारे पास हमने दो सेल लिए, E1 लिया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R1 है। E1 का मतलब
ये विद्युत वाहक बल है। ये पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 है और इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है। दूसरा सेल जिसका विद्युत वाहक बल E2 है और इसका आंतरिक प्रतिरोध R2 है। तो पहले सेल से जो प्रवाहित धारा है वो कितनी है, I1 है। पहले सेल से प्रवाहित धारा कितनी है, I1, और दूसरे सेल E2 से प्रवाहित धारा I2 है। अब की बार देखिए दो शाखाएं हैं, पहली शाखा पर धारा I1 है, दूसरी शाखा पर धारा I2 है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, अगर शाखा अलग अलग हो, एक ही शाखा पर तो धारा सेम रहती है, लेकिन डिफरेंट ब्रांचेज हैं, अगर अलग अलग शाखाएं हैं तो उन पर धाराएं भी अलग अलग ही होगी, ठीक है ना। तो हम पहली शाखा है जैसे E1 सेल से जो धारा जा रही है वो तो I1 जा रही है और दूसरे सेल E2 से जो धारा जा रही है वो I2 जा रही है, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों सेल बाह्य प्रतिरोध R से जुड़े हुए हैं। बाह्य प्रतिरोध किससे जुड़े हुए हैं, R से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों सेलों से जो प्रवाहित धाराएं हैं, एक तो I1 है एक सेल से और दूसरे सेल से प्रवाहित धारा I2 है। तो ये दोनों यहाँ इस पॉइंट पर मिल करके टोटल धारा क्या बना लेंगी, I बना लेंगी। कितनी बना लेंगी धारा, टोटल धारा I। तो इन टोटल धारा I बराबर I1 प्लस I2 होता है, ठीक है ना। अरे याद रखिएगा भाई, ये दोनों सेलों, पहले सेल से I1 आ रही, दूसरे से I2 आ रही है, तो इस पूरे परिपथ में धारा कितनी बह रही है, यानी प्रतिरोध R में से कितनी धारा जाएगी, I1 प्लस I2 के रूप में जाएगी, यानी I1 प्लस I2 बराबर I होगा। ये हम वहाँ चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। एक संधि नियम होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम होता है, उस प्रथम नियम में हम धारा नियम पढ़ेंगे और वोल्टता नियम पढ़ेंगे। तो धारा नियम में ही, धारा नियम की अगर बात करेंगे तो उस नियम में यही लिखा है कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, आने वाली यानी संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं का योग। तो यहाँ देखिए ये संधि बिंदु होता है, यहाँ पर इन शाखाओं का, दो शाखाएं, इनका संधि बिंदु ये A है और इन दोनों पर ये दोनों धाराएं आ रही हैं, तो इनका योग बराबर जाने वाली धारा, संधि बिंदु से दूर जाने वाली धारा। तो I बराबर होता है I1 प्लस I2 होता है, ठीक है। तो देखिएगा मैंने ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आ जाइए, I बराबर I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर 1 हो गए यहाँ से। अब देखिएगा बिंदु A व B के मध्य जो बात करें, A व B के मध्य जो विभवांतर होगा वो कितना है, यहाँ से बिंदु A और B के मध्य जो विभवांतर, वो विभवांतर कितना भाई आपको पता है, ये किसके बराबर, B के बराबर होगा। A व B के मध्य जो विभवांतर है वो कितना है, B है, और ये V किसके बराबर होगा, देखिए V दोनों सेलों की टर्मिनल वोल्टताओं के बराबर होगा। यानी यहाँ पहले सेल की टर्मिनल वोल्टता किसके बराबर होगी, A व B के मध्य विभवांतर V के बराबर होगी। इसी प्रकार से दूसरे सेल की टर्मिनल वोल्टता किसके बराबर होगी, A व B के मध्य विभवांतर V के बराबर होगी। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि A व B के मध्य जो टर्मिनल वोल्टता V है, तो V बराबर हम क्या लिखेंगे यहाँ से, E1 माइनस I1 R1। I1 यानी पहले सेल से प्रवाहित धारा, ये E1 क्या है, पहले सेल का विद्युत वाहक बल, और R1 क्या है, पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1, ठीक है। तो पहले सेल के लिए लिखेंगे टर्मिनल वोल्टता को, तो E1 माइनस I1 R1 इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार से दूसरे सेल के लिए लिखेंगे टर्मिनल वोल्टता को, दोनों के लिए टर्मिनल वोल्टता तो सेम ही रहनी है। अरे भाई जो मैंने बात बता दी कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर सेम रहता है, विभवांतर सेम रहता है, यानी यहाँ बिंदु A और B के मध्य दो सेल लगे हैं, तो A व B के मध्य प्रतिरोध R भी लगा है, और R के सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो विभवांतर क्या होगा, वो विभवांतर किसके बराबर होगा, दोनों सेलों की टर्मिनल वोल्टताओं के अलग अलग बराबर होगा। मतलब दोनों सेलों की टर्मिनल वोल्टताओं की तो बराबर होगा, दोनों सेलों की मतलब इंडिविजुअली, यानी पहले सेल की टर्मिनल वोल्टता है E1 माइनस I1 R1, तो किसके बराबर, B के। इसी प्रकार से दूसरे सेल की जो टर्मिनल वोल्टता है वो भी क्या है, बिंदु A व B के मध्य विभवांतर के बराबर है, तो मैंने ये लिख दिया V। तो ये हो गया ना, तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब 2 से निकालेंगे करंट I1, यानी सेल E1 से प्रवाहित धारा निकालेंगे इक्वेशन 2 से, तो ये हो जाएगा I1 बराबर है E1 माइनस V अपॉन R1। दूसरे सेल से प्रवाहित धारा I2 निकालेंगे तो E2 माइनस V अपॉन में R2 जाएगा। तो दोनों सेलों से प्रवाहित धारा निकाल ली हमने, पहले सेल से प्रवाहित धारा I1 निकाली, दूसरी से क्या निकाली हमने, I2 निकाली। I1 और I2 का मान हम यहाँ पुटअप कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो जैसे पुट करेंगे तो इस प्रकार से इक्वेशन बनेगा। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर E1 अपॉन, कॉमन नहीं मतलब सेपरेट कर लेंगे, इनको सेपरेट कर लेंगे, तो सेपरेट करेंगे तो E1 अपॉन में R1 प्लस में E2 अपॉन R2, तो इस प्रकार से ब्रैकेट में आ जाएगा। ये देखिए माइनस V अपॉन R1 माइनस V अपॉन R2, तो माइनस कॉमन लेंगे और V भी कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, अंदर क्या बनेगा इसमें 1 अपॉन, देखिएगा इसमें 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो जाएगा, दिख रहा भाई। तो ये माइनस V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसको हम सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ R1 R2 एलसीएम हो जाएगा पहले वाले में, तो क्या बनेगा E1 R2 प्लस में E2 R1 अपॉन में R1 R2। इसी प्रकार से माइनस V, इसमें भी एलसीएम ले लेंगे, R1 R2 एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से
यहाँ से बनेगा R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बन गया, लेकिन हमें यहाँ टर्मिनल वोल्टता या विभवांतर चाहिए हमें, ठीक है ना। दोनों सेलों के मध्य जो विभवांतर है, विभवांतर या फिर बिंदु ए व बी के मध्य जो विभवांतर, जिसे हम टर्मिनल वोल्टता भी बोल सकते हैं, तो वो V चाहिए। तो V कैसे निकालेंगे, तो -V है तो इसको लेफ्ट साइड दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का होने के बाद इसमें से जो ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है ना, ब्रैकेट वैल्यू वाली वैल्यू है, इसका हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो V आ जाएगा हमारे पास। तो देखिएगा इसको कैसे करते हैं, इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, आसान है बिल्कुल। तो आप देखिएगा V बराबर क्या हुआ इस प्रकार से, ठीक है। तो V बराबर हमें ये मिलेगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 मिलेगा। तो ये बात समझ में आती है। V निकाला भाई, यहाँ से V निकाला है, देखिएगा ये V निकाला, बहुत आसान है निकालने, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। -V है तो इसको एक तरफ ले जाओ, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा पूरा प्लस का, और ये I है ना, ये इधर I है, ठीक है, ये I है तो इस I को दूसरी तरफ ले जाओ आप। I को आप जैसे दूसरी तरफ लेके जाओगे तो -I बन जाएगा, ठीक है। तो ये -I अकेला आएगा, लेकिन ये V इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 आएगा। तो हमें तो V चाहिए, तो इस जो ब्रैकेट वाली वैल्यू इसका हम क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, मतलब इस I में भी भाग लगाएंगे और इसमें भी भाग लगाएंगे। तो R1 R2 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और I के साथ ये आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, ठीक है ना। ये आप भाग लगा देना भाई, यहाँ से ऐसे भाग लगाओगे ना तो ये I के साथ तो क्या जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और यहाँ से R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, R1 प्लस R2 ये नीचे आ जाएगा। आप करके देख लेना, हो जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा इस प्रकार से। अब ये मतलब ये क्या होता है, यदि आप क्या करो, सेलों का जो संयोजन है ना, सेलों के जो संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल अगर EEQ है और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध REEQ है, तो टर्मिनल वोल्टता का मान क्या हो जाएगा, संयोजन पूरे जितने भी सेल जोड़ रखे हैं उनके संयोजन का जो तुल्य विद्युत वाहक बल है वो EEQ है, और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या है, REQ है। तो टर्मिनल वोल्टता का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो ब्रैकेट वाली जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये फर्स्ट टर्म जिसे आप बोल सकते हो, फर्स्ट टर्म, और ये सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म में जो ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है उसको हम बोलेंगे तुल्य विद्युत वाहक बल, यानी EEQ होता है। और ये I इंटू मतलब ये जो ब्रैकेट में है ना, इंटू में जो वैल्यू है या ब्रैकेट में जो वैल्यू है, इसको हम क्या बोलेंगे, REQ बोलेंगे। REQ बोलेंगे तो V बराबर EEQ माइनस I इंटू REQ। तो ये हमने पढ़ा था टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, V बराबर E माइनस IR के होता है। तो उसी का ही तो इक्वेशन बन गया, समीकरण 4 से लिख दिया, ऐसा सेम देखिएगा, इसी को देखिए कंपेयर करके लिख दिया मैंने, ठीक है ना। ये तो हो गया EQ और ये होगा REQ, तो हो गया ना V बराबर EQ माइनस IR REQ। तो ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया, टर्मिनल वोल्टता आ गई ना। तो ये इक्वेशन होता है, आपने पढ़ा भी टर्मिनल वोल्टता का। तो यहाँ पर EQ क्या है, देखिए मैंने लिखा वेहर EQ क्या होता है, यहाँ पर तुल्य विद्युत वाहक बल E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, इक्वेशन 6 दे दिए इसको। इसी प्रकार से REQ क्या होता है, यानी यहाँ पर होता है तुल्य आंतरिक प्रतिरोध होता है, ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। देखिए ब्रैकेट वाली जो वैल्यू नहीं, ये यहाँ पर REQ लिखी मैंने, तो REQ क्या है, यहाँ R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और तुल्य विद्युत वाहक बल क्या है, ये इस ब्रैकेट वाली वैल्यू, ठीक है ये। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब बाह्य प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा कितनी बन जाएगी, तो ये वैल्यू रख दें इक्वेशन 6। और यहाँ से देखिएगा, अगर बात करें, देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा, जो बाह्य प्रतिरोध R है उसमें प्रवाहित धारा कितनी होगी। देखिए पीछे जो मैंने श्रेणी क्रम संयोजन में किया था वैसा ही है, तो उसमें बाह्य प्रतिरोध R में जो प्रवाहित धारा है वो कितनी होगी, I बराबर EEQ अपॉन में R प्लस REQ। तो यहाँ EEQ भी है हमारे पास और REQ भी है, क्योंकि हम ये मान मतलब यहाँ तो रखेंगे तो थोड़ी असुविधा हो जाएगी, ठीक है ना, इसलिए हम इसको वैसे लिख देते हैं, मतलब यहाँ शॉर्ट में कि भाई I बराबर EQ अपॉन R प्लस REQ। EQ तो यहाँ हो जाएगा तुल्य विद्युत वाहक बल हो जाएगा सेलों का, जो तुल्य विद्युत वाहक बल इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा, और REQ क्या हो जाएगा, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध इक्वेशन 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बाह्य प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा आ जाएगी। अब कुछ स्पेशल केस है उनकी और बात कर लेते हैं। तो देखिएगा इनमें क्या होता है कि जो N सेल लेंगे, इसमें वही बात है, N सेलों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, जिस प्रकार से श्रेणी क्रम में हमने किया था, N सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा था, यहाँ पर N सेलों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, E है, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, तो तुल्य विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, EQ बराबर तो E रहेगा, लेकिन तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R/N हो जाएगा। ये कैसे हो गया भैया, आपको समझ में आती है बात, भाई एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, तुल्य विद्युत वाहक बल ये E रहेगा, और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R/N हो जाएगा। तो ये कैसे आता है, ये देखो यहाँ से आता है इस इक्वेशन से। तो समीकरण 6 से देखिएगा, अगर तुल्य विद्युत वाहक बल क्या है, E है, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है, तो E और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R, तो ER प्लस ER, नीचे क्या R प्लस R, तो आप करोगे तो देखिएगा R तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ से E बचेगा ओनली। देखो E आए ना, EQ बराबर क्या है, E है, चाहे आप कितने सेल ले लो, कितने भी सेल ले लो, और प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है, और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है,
तो उस केस में क्या होगा, तुल्य विद्युत वाहक बल E मिलने वाला है। ठीक है ना, 3 सेल ले लो, 4 कितने ले लो आप, ठीक है ना, तो E मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो तुल्य विद्युत वाहक बल क्या मिलेगा, यहाँ से E मिलेगा, और आंतरिक ये जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ये R/N हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, 2 सेल है ना हमारे पास है, तो प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध क्या R है, तो R/R तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो ये R/2 हो जाएगा। तो R/2 हुआ, इसका मतलब आधा हो गया। अगर और 3 सेल लोगे तो और R/3 हो जाएगा, 4 लोगे R/4 हो जाएगा, 5 लोगे तो मतलब इस प्रकार से। तो इसका मतलब तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R/N हो जाएगा, यदि N सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो उस केस में ये होगा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध Req बराबर R/N। तो बाह्य प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा क्या होगी उस केस में, तो EQ की जगह तो हम क्या रखेंगे, EQ की जगह तो E रखेंगे, और Req की जगह R/N रखेंगे। तो रखने के बाद देखिए ये आएगा बाह्य प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा ये आ जाएगी। ठीक है, ये मान रख दीजिए, आ जाएगा इक्वेशन ये आ जाएगा हमारे पास, जो भी है 9 इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें 2 केस हैं। पहला केस ये है कि वही जो श्रेणी क्रम संयोजन में लिया था वही केस इसमें लेने। यदि हमारे पास जो सेल है उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध या बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो R वो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, तो उस केस में क्या होगा, बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो तो उस केस में धारा I बराबर E/R बनेगी, जो कि एक सेल से प्राप्त धारा की क्या होगी, तुल्य होगी। अर्थात समांतर क्रम में जोड़ने से सेलों को कोई फायदा नहीं होगा, सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। जब क्या हो सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बहुत कम है बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम है। अर्थात कहने का मतलब R को हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो आप इसको सोल्व करोगे ना, तो यहाँ R हट जाएगा NR, और ये हो जाएगा NE, तो N से N कट जाएगा, E/R आ जाएगा। ठीक है, जो कि एक सेल से प्राप्त धारा के तुल्य होगा। अर्थात सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है ना, जब क्या हो, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, ऐसे केस में सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब दूसरा केस देखिएगा, अगर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध या बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध R है वो क्या होगा, बाह्य प्रतिरोध R की तुलना में बहुत ज्यादा होगा। यानी जो सेल जोड़ रखे हैं आपने समांतर क्रम में, जो सेल जोड़ रखे हैं उन सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध से बहुत अधिक है। तो उस केस में देखिएगा, उस केस में जो सेलों से जो प्रवाहित धारा, सेलों से जो बाह्य परिपथ या बाह्य प्रतिरोध R में जो प्रवाहित धारा है वो इस प्रकार से होगी, NE/R होगा। इसका मतलब एक सेल से जो प्राप्त धारा की N गुणी धारा प्राप्त होगी। अर्थात समांतर क्रम में इस कंडीशन में सेलों को जोड़ने से फायदा होता है, यानी धारा की प्रबलता मिलती है, प्रबल धारा प्राप्त होती है हमें। ठीक है, क्योंकि एक सेल से प्राप्त धारा की कितनी गुणी, N गुणी धारा हमें मिलती है इस केस में जोड़ने से सेलों को। इस केस में मतलब ये बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज्यादा होना चाहिए, जो बाह्य प्रतिरोध लगा रखा है उससे बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से फायदा होगा, अर्थात प्रबल धारा प्राप्त होगी, यानी एक सेल से प्राप्त धारा की तुलना में N गुणा धारा प्राप्त होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखिएगा ये चीजें लिखी हुई, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से अधिक होने पर धारा की प्रबलता को प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। तो ये हो गया हमारा टॉपिक। ठीक है, ये हो गया टॉपिक कंप्लीट। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।